बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत की अगुवाई में आज से गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। एससीओ की ये मीटिंग अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक में पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शिरकत करने के लिए कल ही भारत पहुंच चुके हैं और अब आज कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो गोवा में ये मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक है और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, ताजा तस्वीरें हैं। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख रहे हैं और वो जिस मंच पर खड़े हुए हैं वहां पीछे आप देख रहे हैं एससीओ के वो देश जो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, उन्हीं तमाम देशों के झंडे पीछे के बैनर पर नजर आ रहे हैं। तो एससीओ के 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं इस बैठक में जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए भारत आए हैं। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत आने वाला विदेश मंत्री 12 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री जो भारत आया हो। इससे पहले हिना रब्बानी खान जब वो पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी वो हिंदुस्तान आई थी, 2011 की वो बात है। और अब 2023 में मतलब 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री जो भारतीय सरजमी पर आया है। एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की यह बैठक जिसमें शिरकत करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस बैठक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। मतलब पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे एससीओ की बैठक इसके मंच के जरिए भी आगे बढ़ाने के मंसूबे पालता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं भारत के खिलाफ जहर उगल सकते हैं बिलावल भुट्टो एससीओ की इस बैठक में। जानकारी यह भी मिल रही है कि बिलावल भुट्टो जो है वो एससीओ के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, बजरंग दल का मुद्दा भी उठाया जा सकता है बिलावल भुट्टो की तरफ से एससीओ के इस मंच से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रणय उपाध्याय से इस वक्त का क्या अपडेट है। प्रणय, कब तक ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए रोमाना, मैं इस समय ताज एक्सोटिक रिसोर्ट यानी वो जगह जहां पर शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, मैं उस जगह पर मौजूद हूं। काफिला शुरू हो चुका है, यानी विदेश मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई विदेश मंत्री जो हैं जो यहां रुके हुए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भी नाम शामिल है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होगी। अगर मैं कार्यक्रम की जानकारी आपको दूं तो बैठक में सबसे पहले तस्वीरें खींची जाएंगी, यानी एक मंच के ऊपर तमाम जो एससीओ के देश हैं उनके विदेश मंत्री एक साथ तस्वीरें उनकी खींची जाएंगी। इसके साथ ही जो रैट्स और एससीओ डेलीगेशन है, यानी एससीओ का जो सेक्रेटरीट है उसके अधिकारियों के साथ एक तस्वीर होगी और उसके बाद 10:20 का वक्त होगा जब ओपनिंग रिमार्क होगा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि मेजबान भी हैं इस बैठक के, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के, वो इसमें सबका स्वागत करेंगे और साथ ही जो भारत का प्रारंभिक उद्बोधन होगा वो होगा और उसके बाद 7 से 10 मिनट का वक्त होगा हर विदेश मंत्री के पास अपने अपने देश की तरफ से अपनी अपनी बात रखने का और करीब 11 से 11:10 का वो वक्त होगा जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी बोलने का मौका मिलेगा। और जिस तरीके से जानकारियां आप साझा कर रही थी, निश्चित रूप से यह देखना होगा कि किस तरीके के रिमार्क्स के साथ में एससीओ के इस मंच के ऊपर बिलावल भुट्टो आते हैं। नजरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी रोमाना, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत, द्विपक्षीय जो मुद्दे होते हैं, विवादित जो मुद्दे होते हैं, उन्हें उठाना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रतिबंधित है एससीओ के अंदर। एससीओ के मंच पर इस तरीके के मुद्दों से आमतौर पर परहेज किया जाता है। लेकिन क्या इस मंच का इस्तेमाल अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए बिलावल भुट्टो करते हैं? किस तरीके से करते हैं? क्योंकि कल भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, आज भी उन्होंने भारतीय मीडिया के साथ कुछ इंटरव्यूज प्लान किए हैं, यानी जाहिर तौर पर वो इस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने एजेंडा को, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के ऊपर नजर होगी। लेकिन शाम 6 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जो कि इस बैठक के साथ साथ ये भी जवाब देंगे कि आखिर पाकिस्तान ने अगर कोई इस तरीके की हिमायत की है, इस तरीके का कोई मुद्दा उठाया, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो यह आज का एक रन ऑफ द इवेंट होगा। लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि दोपहर 12:30 बजे तक जब बैठक खत्म हो जाएगी, दोपहर उसके बाद लंच
मंच के ऊपर भी तमाम नेता जो हैं वो साथ होंगे, क्योंकि कल रात्रि भोज पर भी तमाम नेता साथ में थे। बिल्कुल, तो पूरा खाका यहाँ पर प्रणव उपाध्याय की तरफ से खींच दिया गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है तो फिर माकूल जवाब भारत पाकिस्तान को देगा, इसकी भी पूरी तैयारी है। और जैसा कि प्रणव बता रहे हैं कि 11 बजे से लेकर 11:10 तक ये वो वक्त है जो पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस मंच पर अपनी बात रखेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुरेश गोयल साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज आगे का एजेंडा शो में। और साथ ही पाकिस्तान से दो खास मेहमान, सैयद अखुंजदा चट्टन साहब नेता हैं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के, और इरशाद अहमद खान नेता हैं पीएमएल-एन नवाज शरीफ की पार्टी, जिसके साथ सत्ता में गठबंधन कर बिलावल भुट्टो बतौर विदेश मंत्री पाकिस्तान के इसी हैसियत से इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले इरशाद अहमद खान साहब आप आइए और बताइए एजेंडा क्या है जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान लेकर आए। क्या एक बार फिर से वही अपना पुराना एजेंडा और घिसा पिटा राग अलापना, ये मंशा तो नहीं है ना? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि सुबह सुबह आप लोगों से मुलाकात हुई और दुनिया को बताने का मौका मिला मुझे भी कि पाकिस्तान का जिसका नाम ही पाक है वो नापाक इरादे से कभी भी नहीं कहीं जाएगा। जब पाक हैं हम, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमेशा लोगों के लिए बात करेगा, जहां जुल्म होगा वहां की बात करेगा, जहां किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी उसकी बात करेगा। दूसरी बात यह है कि जब कॉन्फ्रेंस में शरीक होने जा रहे हैं मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा, तो ये इसको आप जहर उगलने की बजाय अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लेते तो बहुत अच्छी बात होती। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये प्लान तय किया कि हमने जाना ही जाना है, हमारे मुल्क का ये एजेंडा सबके सामने पेश करना है, तो आपने ऐसा 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 राग अलाप रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, जैसे कुछ जंगो जदल होने वाली है हिंदुस्तान पाकिस्तान के। देखिए हम अच्छी सर, नीयत के साथ मैं आपके पास आऊंगी, जरा तस्वीरें दिखा दें। ये बिलावल भुट्टो की तस्वीरें हैं। आज सुबह की पहली तस्वीर बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री उनकी आ गई है। एससीओ की ये बैठक जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होनी है, जिसमें ठीक 10:20 पर सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क भारत की तरफ से, और फिर 11 से 11:10 ये वो समय है भारतीय समय अनुसार जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री को वक्त अलॉट किया गया है अपनी बात रखने का। तमाम देशों के जो विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं उनकी तरफ से उनके लिए समय जो है वो अलॉट किया गया है। ठीक है, इरशाद साहब कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान का तो नाम ही पाक है, नापाक इरादे लेकर तो आ नहीं सकते और ना ही कोई नापाक बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है सुरेश गोयल जी कि ये पाक नापाक वाला फलसफा यहाँ पर बैठकर जो हमें पढ़ा रहे हैं इरशाद साहब, भूल जाते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है पाकिस्तान पर भरोसा करना। भरोसा कैसे करें? आप लोगों ने बात ऐसे स्टार्ट की है, मैंने इसलिए ये बात की, और हकीकत में पाक है पाकिस्तान। अच्छा, जवाब सुनिए। सुरेश गोयल सर आइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहने वाले हैं आज बिलावल भुट्टो? देखिए, मैं ये पाक और नापाक का जो फलसफा है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो 40 साल का 35 साल का जो मेरा राजनीतिक का जीवन रहा है, और पाकिस्तान को काफी सारे मल्टीनेशनल फोरम इंक्लूडिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट 83 में, इसके अलावा कॉमनवेल्थ में भी, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में 4 साल देखा है बराबर। सही बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों को देखें तो पाकिस्तान का मूल मुद्दा और कुछ नहीं है, मूल मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर, कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के इशू को वो लगाए रखेंगे। और इस टाइम पर जो पाकिस्तान में हालात है, अगर बिलावल भुट्टो इस मंच का इस्तेमाल करके नहीं बोलते हैं और पाकिस्तान वापस जा करके, तो उनको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो हम सब जानते हैं। तो ये तो पक्की बात है ये मेरे ख्याल में, क्योंकि बिलावल भुट्टो एससीओ के मंच का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर का मुद्दा उठाने में, माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाने में, और इस तरह की बातें उठाने में। इसके अलावा उनका जो मेन मतलब यहाँ पर आने का है वो खाली ये था कि चीन से अपनी करीबियाँ बनाए रखने का। अगर चीन यहाँ पर नहीं होता तो मुझे काफ़ी डाउट है, काफ़ी शक है कि पाकिस्तान यहाँ पर होता। तो दो चीज़ें हैं, एससीओ की बैठक में जो होगी उसमें बिलावल भुट्टो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो उनके अपने मुद्दे जो बार बार उठाते रहे हैं
कश्मीर का हो, माइनॉरिटीज का हो, और तरह तरह के मुद्दे वो उठाएंगे। और भारत के जो सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि जब तक पाकिस्तान ये टेररिज्म का मुकाबला नहीं करता है, इसको नहीं छोड़ता है, तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है वही होगा ढाक के इस्तीफा जो पहले भी होते रहे। ठीक है सर, मैं अगले मेहमान का रुख करूं उससे पहले एक बार जरा ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। आज सुबह की ये तस्वीर है, एससीओ की बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले विदेश मंत्री वहां मौजूद हैं। तमाम जो दूसरे देशों के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं और कैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए स्वागत किया विदेश मंत्री ने, और उसी अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नमस्ते की मुद्रा में उनका स्वागत कबूल किया। और फिर ये फोटो ऑप और इसके बाद बैठक जहां होनी है उस हॉल की तरफ आगे बिलावल भुट्टो जरदारी बढ़ गए हैं। जो बात अभी यहां पर सुरेश गोयल सर कह रहे थे बेहद महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है सैयद अखुंजदा चट्टन साहब इसी पर जवाब दे दीजिए आप कि एससीओ जैसा इंटरनेशनल मंच, लेकिन इसका इस्तेमाल पाकिस्तान घरेलू राजनीति अपनी चमकाने के मकसद से ही करते नजर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां विवादित मुद्दे नहीं उठने चाहिए वहां एक बार फिर से मुद्दा वही कश्मीर का पुराना राग अलापते हुए नजर आएंगे भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी रुमाना, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक अपना एजेंडा होता है और इससे बाहर आप बात नहीं कर सकते। इस फोरम पे आप अपने जो लोकल आपके तनाज़ात है इसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और एक मंजा हुआ इंसान है। मैं इसके साथ एक एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र पर केपी काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिलावल साहब जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जो एजेंडा है इससे बाहर कोई बात करेगा। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इंडिया आने का मकसद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, क्योंकि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान इसको एक बहुत अहमियत देते हैं क्योंकि ये रीजनल तंजीम है। इसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत के नज़र से जो है वो देखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है और इसका काम है पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, पाकिस्तान के मफादात का प्रोमोट करना। तो वो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, चलिए हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कर्नल दानवी, जो बात यहाँ पर सैयद अखुंजदा कर रहे हैं कि साहब जो इसका दायरा एससीओ का उसी में रहकर अपनी बात रखेंगे, कोई विवादित बयान नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है जो बात कही गई एससीओ की बैठक में आने से पहले बिलावल भुट्टो की तरफ से कि साहब हम एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, भारत दौरे में भारत से रिश्ते सुधारना हमारा मकसद नहीं, लेकिन रिश्ते कहीं और बिगड़ ना जाएं, इसका ख्याल शायद रखेंगे बिलावल भुट्टो? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये उनके ही मफाद में है। और जो अखुंजदा साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल दानिशमंदाना विचार रखे उन्होंने, बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही। उम्मीद करते हैं कि अखुंजदा साहब की बात बिलावल भुट्टो ज़रूर सुन रहे होंगे और उसी मंशा से जैसा अखुंजदा साहब बोल रहे हैं वैसे ही ये भारत आए होंगे। आपको याद हो जब एससीओ मीटिंग का न्योता जनवरी में दिया गया था पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को, तभी उसी दौरान इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यूएई के एक इंटरव्यू में, यूएई के किसी पत्रकार के इंटरव्यू में ये कहा था कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में उन्होंने कदम रखा तो वहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर में तब्दीली आई और उसके बाद पूरा नैरेटिव उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी। तो रोमाना, जो आप जो कह रही हैं कि क्या वो कश्मीर का राग अलापेंगे यहाँ पर, देखिए शायद फोरम पे ना करें लेकिन ऑन द साइड लाइन्स वो जरूर करेंगे और हो भी सकता है कि फोरम के ऊपर भी कश्मीर का जिक्र कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी हिंज पिन के ऊपर है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपने आसिफ मुनीर का जो लेक्चर था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड कैडेट्स के लेकर, वो भी आप अगर सुने और उसको कॉन्टेक्स्ट मिले तो आपको समझ में आएगा। और इनके चौधरी फवाद साहब का जो कल स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, कश्मीर के मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आप बजरंग दल वाला कॉन्टेस्ट ले रही हैं कहीं ना कहीं वो भी सामने आता है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी
इनके ऊपर हावी रहेगी। इनको डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटल करना है, साथ साथ अपना जो पाकिस्तानी नेशनल एजेंडा है उसको भी कायम रखना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसको कैसे बैलेंस करके ये आगे चलते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और ये जितनी बातों का आप जिक्र कर रहे थे, अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए तो इस तरीके के तमाम बयान जो हैं वो बिलावल भुट्टो की तरफ से दिए गए। 1 इंच कश्मीर भी भारत के लिए नहीं छोड़ूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप शब्द, कश्मीर में लोगों का उत्पीड़न, इसके आरोप भारत पर लगाना, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव, इसके आरोप भारत पर लगाना, और ये दो टूक कह देना कि साहब रिश्ते सुधारने में भारत नहीं जा रहा, मैं तो एससीओ की बैठक में शिरकत करने जा रहा हूं। लेकिन वही सवाल जो मैंने कहा ना कि साहब रिश्ते सुधारने आप ठीक है, बताइए भारत भी अपनी नीति को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि गोली और बोली साथ साथ तो हम नहीं करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि कहीं रिश्ते ज्यादा और खराब ना हो जाएं, ये तो कहीं ना कहीं जहन में होगा ना बिलावल भुट्टो की, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अगर हिंदुस्तान से बैर और बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल और बढ़ेगी। लेकिन इस सब के बीच कल जब एससीओ की बैठक में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे बिलावल भुट्टो, तो उनका एक बयान है, जरा वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। गोवा पहुंचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अपने इस दौरे को कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं वो कामयाब हो। हम सीधे रुख करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी मौजूद है। जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, जिस बात का जिक्र अभी कर्नल दानवीर कर रहे थे कि फोरम पर तो नहीं, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये होगी कि सब साइडलाइंस पर ये तमाम विवादित मुद्दे जो हैं इनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी अहमियत या उसके मायने किस रूप में रह जाएंगे फिर? बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जैक्टली इस शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और न केवल बायलैटरल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से कश्मीर का जिक्र ज़रूर वो इनडायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। अभी तक शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच जो रिसेंट हिस्ट्री में हमें दिखाई दे कि पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, इंडिया वहाँ पर मौजूद है, किसी भी लेवल पर, चाहे वो PM लेवल हो, प्रेसिडेंट लेवल हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेवल हो, और पाकिस्तान चूका हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर के मुद्दे को, वो भी अंतर्राष्ट्रीय यूएन रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू सुलझाने की, पिच करने की, उस बात को लेकर बड़ा बनाने की ये कोशिश उन्होंने हमेशा की है। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर यह रखता है कि किस तरह से चीन की मौजूदगी में, ये कोई एक आम अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है, कोई मल्टीलैटरल ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर चीन मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन की मौजूदगी से पाकिस्तान का हौसला ज़रूर बढ़ेगा। वो कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि इंडिया की ज़मीन पर इंडिया को कश्मीर से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कुछ कह सकें, बता सकें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये एक आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लोग वहाँ पर पाकिस्तान में अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बाकी जगह वो जा रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, क्रेडिट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इंडिया में जब वो, या इंडिया से जब वो वापस जाएंगे एससीओ मीटिंग के बाद में, उन्हें कुछ बताना होगा, उन्हें कुछ लोगों को, आवाम को और रिपोर्ट करना होगा पाकिस्तानी आर्मी और ISI को क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ किया गया है। और उसी जवाब के पॉइंट ऑफ व्यू वो कश्मीर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं उठाएंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता। अपने आप पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, हर एक मंच पे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और तो चीन मतलब की आपका मौजूदगी चेक ये है कि साहब साइडलाइंस नहीं, सीधे सीधे इस मंच, इस फोरम पर ही ये विवादित मुद्दे बिलावल भुट्टो की तरफ से उठाए जाएंगे। मुझे लगता है जरा एक बार जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, गोवा, जहां पर यह बैठक अब से कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है, बल्कि 10:20 इस वक्त समय हो रहा है, और ये वही समय जब ओपनिंग रिमार्क देना है भारत को। मैं प्रणय उपाध्याय का रुख करती हूँ, जरा जानती हूँ प्रणय से। प्रणय, यहाँ एक बात जो कही जा रही है कि साहब बिलावल भुट्टो 11 बजे से लेकर 11:10 का वक्त उनको अलॉट किया गया अपनी बात रखने के लिए, और जब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या एक बार फिर से भारत के खिलाफ वो जहर उगलते नजर आएंगे? क्या वही विवादित मुद्दे, पुराना राग पाकिस्तान का, कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का मुद्दा हो, क्या इस तरीके के विवादित मुद्दे बोलेंगे? लेकिन मेरा सवाल आपसे इससे आगे बढ़कर है, वो जो बोलेंगे यकीनन भारत की तरफ से जो अभी तक नपा-तुला रिस्पॉन्स बिलावल भुट्टो को दिया गया है, उससे संदेश और संकेत तो साफ है। तो ऐसे में जो टोन है बिलावल भुट्टो की, उस पर भी इसका असर तो पड़ेगा।
सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं रोमाना कि मेरे पीछे जो कारों का काफिला आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, चीन के विदेश मंत्री जिनगांग जो हैं वो पहुंच चुके हैं और जिनगांग से पहले बिलावल भुट्टो यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत हो चुका है। विदेश मंत्री जयशंकर ने, आपने अगर बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो सबसे नमस्ते हो रहा है, यानी कैमरे के सामने न तो फिलहाल हाथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, न दिल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बिलावल भुट्टो चूंकि भारत की जमीन के ऊपर हैं, एक एडेड प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, क्योंकि डोमेस्टिकली इस समय पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक बड़े जो उथल पुथल से गुजर रही है, ऐसे में उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। वो कहीं ना कहीं इस मंच का इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, रेड लाइंस काफी क्लियर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, खासतौर पर एससीओ का, और ऐसे में अगर पाकिस्तान कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि उस मंच को एम्बैरस करने या भारत की मेजबानी को एम्बैरस करने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर तौर पर इसका जवाब भी होगा। और आगे तक के लिए अगर ये संदेश देना चाहते हैं बिलावल भुट्टो की वो रिश्तों की बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि पीपीपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पीपीपी के चेयरमैन की भूमिका में है, और ऐसे में आगे तक के लिए अगर उन्हें यह देखना है कि भारत के साथ संबंधों को किस तरीके से निभाना है, तो शायद वो इस चीज से परहेज करें। लेकिन अगर सियासी दबाव में आकर वो कोई ऐसी चीज कहते हैं जो कि इस मंच का बेजा इस्तेमाल कहलाता है, तो जाहिर तौर के ऊपर इससे संबंधों में खटास और ज्यादा बढ़ेगी ही सही। और ऐसे में उनकी जो तमाम कोशिशें या जो बातें करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए, या जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो अमन की बात लेकर पाक इरादों के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर इस तरीके की कोई चीज होती है। तो जहां तक भारत का सवाल है रोमाना, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, भारत का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इस समय भारत एक इंटरनेशनल लीडरशिप की भूमिका में है, चाहे एससीओ की चेयरमैनशिप हो और चाहे वो G20 की लीडरशिप हो। इस समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को शेप करने की भूमिका में है, वो विवादों को बढ़ाने की भूमिका में नहीं, बल्कि समाधान के रास्ते, फॉर्मूले इस टेबल के ऊपर तैयार कैसे किए जाए उस भूमिका में के अंदर है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इस मंच का इस्तेमाल बेहतरी के लिए करे, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए करे। और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिलावल भुट्टो करेंगे क्या, क्या इस अंतर्राष्ट्रीय मंच की गरिमा बनाए रखेंगे बिलावल भुट्टो, या फिर घरेलू राजनीति और उसी राजनीतिक दबाव के हाथ की महज एक कठपुतली भर नजर आएंगे बिलावल भुट्टो। वही पाकिस्तान के पुराने राग अलापते हुए सुनाई पड़ेंगे बिलावल भुट्टो। तो आगे का एजेंडा में बड़ी कवरेज एससीओ बैठक को लेकर आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और इस सब के बीच चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर एक सबूत जो सामने आया है। पिछले 4 हफ्तों में भारत में चीन के दूतावास और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के बीच 4 बैठकें हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले 4 हफ्ते में भारत में चीन के दूतावास और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के बीच 4 बैठकें। और वो कब? वो तब जब पाकिस्तान के भी और चीन के भी विदेश मंत्रियों को भारत आना, एससीओ की बैठक में शिरकत करने के लिए। हम सीधे रुक करते हैं इस बड़ी खबर पर और अपडेट के लिए आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, इन बैठकों के मायने किस रूप में देखे जाएं? बिल्कुल, ये एक बड़ी अपडेट इसलिए आ रही है रोमाना, क्योंकि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद विदेश मंत्रालय, अपडेट कर दिया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में, स्पेसिफिकली 3.5 से 4 हफ्तों के बीच में 4 अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स हुई है पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों और चीन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं न्यू दिल्ली में, उनके बीच में। ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान और चीन आपस में मिलकर इंडिया को, इंडिया की ज़मीन पर किस तरह से कॉर्नर किया जाए, इसको लेकर स्ट्रैटेजी। और साथ ही पाकिस्तान ये ज़रूर चाहेगा कि वो जो भी कुछ करे, जो हम इससे पहले ब्रेक में जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में चीन को शब्दशः पता हो एग्जैक्टली किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक मल्टीलैटरल फोरम में शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो अपने बड़े आका, अपने बिग ब्रदर चीन के पास में ये हर एक अपडेट लेकर पहुंचा है। और ये तालमेल जनरली हम नहीं देखते हैं कि बैक टू बैक मीटिंग्स हो एससीओ से पहले 2 गेस्ट कंट्रीज के बीच में, और ये एक अलग सा पैटर्न दिखाई दिया। और इसीलिए विदेश मंत्रालय को उसको लेकर सूचना भी दे दी गई है। और इसकी जाहिर सी बात है कि मल्टीपल एंगल से जो रिस्पांस और भारत का काउंटर किस तरह से होता है, उसको लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। और भारत मल्टीपल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम दर्शकों के सामने कुछ समय में और रखेंगे, कि किस तरह से स्ट्रैटेजी वाइज स्ट्रैटेजी, कंडीशन वाइज कंडीशन, इन दोनों को, जो पाकिस्तान और चीन की मिली भगत है, उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजाइज कर चुका है। ठीक है, मुझे लगता है सुरेश गोयल सर से यहां पर एक रिएक्शन लेना चाहिए। सुरेश गोयल साहब, हैरानी हो रही है आपको ये खबर जानकर कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को भारत में आना है, और उससे पहले 4 हफ्ते में ये इतनी बार बैठकें दोनों देशों के जो राजदूत भारत में हैं उस स्तर पर, हिंदुस्तान में? जी नहीं, मेरे को हैरानी बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ। 2 वजह है उसकी जी।
कि एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद होगा जब भारत को एससीओ का सदस्य बनाया गया था तो चीन की पहली शर्त ये थी कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी एससीओ का सदस्य बनाना है। तो चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन एससीओ में बहुत अहम रहता है, उससे बहुत मीनिंगफुल रहता है ये, खासतौर पर क्योंकि एससीओ की मीटिंग में जब मुद्दा उठेगा टेररिज्म का, जब मुद्दा उठेगा कनेक्टिविटी का, अफगानिस्तान का मुद्दा आने की पूरी संभावना है, तो उसमें चीन और पाक और भारत की बात है ही कि भारत को किस तरह से काउंटर करना है, जो भारत की समस्याएं हैं या भारत के जो मुद्दे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज का मुद्दा है, बजरंग दल का मुद्दा है, उसमें चीन और पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि मिलकर के स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भारत को किस तरह घेरना है ये। ठीक है, तो ये होगा वहां पर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है या तो फिर पीचिंग में होगा या इस्लामाबाद में होगा या दिल्ली में होगा, और उनके लिए दिल्ली कन्वीनियंट इसलिए है कि मीटिंग इंडिया में हो रही है। जी गोयल सर, मैं आपके पास आऊंगी सर। इस वक्त विदेश मंत्री का एड्रेस शुरू हो चुका है, जरा सुनाते हैं। As SCO chair, we have initiated an unprecedented engagement with SCO observers and dialogue partners by inviting them to participate in more than 14 socio-cultural events. Dear colleagues, as a result of the COVID-19 pandemic and geopolitical upheavals, the world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains, leading to serious impact on the supply of energy, food, and fertilizers, and cascading effects on developing nations. These crises have also exposed a credibility and trust deficit in the ability of global institutions to manage challenges in a timely and efficient manner. These challenges, however, are also an opportunity for member states of the SCO to collaborate and address them collectively. With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. We stand ready to share our experience with member states. Colleagues, in this context, I would like to express my gratitude to all of you for supporting India's proposal of creation of 2 new working groups on startups and innovation and on traditional medicines last year. I'm happy to note that the regulations to operationalize these working groups have been approved by member states. Excellencies, SCO is in its 3rd decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization
to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I am pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of Member States for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking Member States of the SCO and will take the work of this organization to a wider global audience. I'm happy to note that the progress on ongoing process for the admission of Iran and Belarus as full members of the SCO. I thank the Secretariat for their efforts in that direction. Similarly, I'm delighted that 4 new dialogue partners will sign the MOU for their association with SCO today in Goa. We welcome our new dialogue partners and hope to intensify engagement with them in the SCO format. Excellencies, India has proposed a New Delhi declaration as an SCO summit declaration and 4 other thematic joint statements on cooperation in de-radicalization strategies, promotion of millets, sustainable lifestyles to address climate change, and digital transformation. I seek your support in timely finalization of these documents for approval by our leaders at the SCO summit. I'm confident that today's meeting would lead to fruitful discussions which would help in sustaining the momentum of our cooperation. I once again wholeheartedly thank you all for your support for the first ever SCO presidency of India, and I sincerely hope that we can get together to make the SCO Heads of State Summit meeting a great success. Thank you. With that, तो विदेश मंत्री का ये संबोधन आप सुन रहे थे। पाकिस्तान के सामने भारत की तरफ से आतंक पर किया गया है जोरदार वार। हर कीमत पर आतंकवाद को खत्म करना है, आतंक की फंडिंग पर लगाम लगाना है। तो पाकिस्तान के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर जिस तरीके की बातें कही गई हैं भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से, उसके बाद यकीनन किसी तरीके का विवादित मुद्दा खासतौर से कश्मीर को लेकर उठाने में 100 बार सोचेंगे जरूर बिलावल भुट्टो। और आइए जरा जल्दी से आपको लखनऊ ले चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और वहीं पर उनका यह संबोधन सुनते हैं। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करते थे। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं, और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेलकूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं, जब
सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था, वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है, भारत की तरफ से इस बैठक में रणनीति क्या रहेगी, इसकी जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। जब तक उकसाया नहीं जाता, भारत चीन और पाकिस्तान पर सीधा वार नहीं करेगा। दो देशों के बीच सीमा विवाद का कोई मुद्दा भारत की तरफ से इस बैठक में अपनी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। लेकिन बैठक में भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर सकता है। हम सीधे रुख करते हैं, आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, रणनीति तय है भारत की, किस तरीके से भारत को इस एससीओ की बैठक के दौरान फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है? अगर किसी तरीके का उकसावा या गलत बयानी की जाती है पाकिस्तान और चीन की तरफ से, तो फिर भारत सीधा अटैक करेगा। जब दो दुश्मन देश आपके ज़मीन पर हो और मेहमान नवाजी आपकी जिम्मेदारी हो, तो इस तरह की मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी मल्टीलैटरल फोरम के लिए बनानी पड़ती है और एग्जैक्टली वही भारत ने किया है। पूरी एमईए की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है, हम दर्शकों को बता रहे हैं। पहला, अगर सामने से ये प्रोवोक नहीं किया जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके पाकिस्तान और चीन की तरफ से बायलैटरल में नहीं मल्टीलैटरल में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं उठाया जाएगा मुद्दा भारत को कॉर्नर करने के लिए, तो फिर भारत इस मुद्दे को नहीं उठाएगा या फिर इस बारे में जिक्र भी नहीं करेगा। दूसरा, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए सॉल्व करने वाली बात पाकिस्तान या चीन की तरफ से या फिर दोनों की तरफ से कही जाएगी, तो भारत ने उसके लिए फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी बनाई है कि पूरी तरह से उसे इमीडिएटली और स्ट्रांगली काउंटर करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो कि रुबाना सामने निकल के सामने आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को एससीओ रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो कि एससीओ का है, वहां पर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश भारत ने की है, जिसका सबूत हमारे एमईए के सूत्रों ने बताया कि आपको 11 तैयारी पूरी है, आप नजर बनाकर रखेगा।